सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और सेल बायोलॉजी को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? सेल बायोलॉजी को लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने सेंट्रोसोम को पढ़ा था। आज हम सीलिया और फ्लैजिला पढ़ेंगे। सीलिया को हिंदी में पक्षमाप कहा जाता है, जबकि फ्लैजिला की बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है? कसाबिकाई कहा जाता है। सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और आप सबको पता है कि मूवमेंट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती? होती है ना। अब देखो, सीलिया व फ्लेजिला आंतरिक रूप से संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन बाह्य संरचना में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। भाई सीलिया और फ्लेजिला देखने में तो क्या लगते हैं? अलग अलग लगते हैं। अगर जब इनकी आंतरिक संरचना की बात आए तो वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। सीलिया व फ्लेजिला दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप याद रखेंगे। डायग्राम अभी दिखा दूंगी, अच्छी तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। सीलिया यानी चप्पू, ये जो सीलिया है वो चप्पू के समान कैसी है? छोटी रचनाएं हैं जो या तो कोशिका की गति करवाती हैं या उसके चारों ओर स्थित हृदय में क्या करवाती हैं? गति को संपन्न करवाती हैं। भाई ये क्या बोल रहा है? सीलिया कैसे होते हैं? भाई चप्पू के समान छोटी रचनाएं। चप्पू आपने देखा है कि जब नाव चलाते हैं तो उसे एक टुंडा सा होता है, उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो वैसे ही क्या ये छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जो कि लिविंग सेल की सरफेक्स एरिया पर पाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? सीलिया होती हैं। जो संख्या में कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। डायग्राम आएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और या तो ये क्या करते हैं? कोशिका की गति को संपन्न करवाते हैं, या फिर उसके चारों स्थित हृदय में गति को क्या करवाते हैं? संपन्न करवाते हैं। फ्लेजिला की बात की जाए तो ये थोड़ी लंबी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। फ्लेजिला प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? थोड़े अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में थोड़े अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? थोड़े अलग होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लेजिला की बात कर रहे हैं। देखो ये स्लाइड मैंने अलग ऐड कर दी थोड़ी, ये पढ़ेंगे पहले, इससे पहले ये पढ़ेंगे। डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला आपने देखा है। देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम को सब ने देखा है ना भाई। एनसीईआरटी बुक तो सभी पढ़ते हो, उसमें बहुत अच्छे से पैरामीशियम को बहुत अच्छे से दिखा रखा है। कलरफुल डायग्राम दिखा रखा है। पढ़ना, देखना खोल के एनसीईआरटी को। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये किसका है? सीलिया का है, ठीक है भाई। सीलिया है, वैसे डायग्राम किसका है? पैरामीशियम का है। पैरामीशियम की जो ऊपरी भाई सरफेक्स एरिया है सेल का, वहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? देखो ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सीलिया हैं। क्या है? सीलिया है। और आपको पता है देखो पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? चप्पल की जैसी होती है ना। तो ये क्वेश्चन जब छोटी क्लास से थी ना तब पूछा जाता था, चप्पल की आकृति जैसी जीव कौन सा है? तो आप क्या कहते थे? पैरामीशियम है। इस तरीके का क्वेश्चन आता था जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, है ना। अब देखो ये जो सीलिया है, ये सीलिया आर शॉर्ट हेयर लाइक अपेंडेजेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेक्स ऑफ द लिविंग सेल्स। क्या समझ में आया कि ये ऐसे बोल रहा है कि जो लिविंग सेल है ना, ये भाई ये क्या है? एक जीवित ऑर्गेनिज्म ही तो है। इसके सरफेक्स एरिया पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती हैं, जो क्या होती हैं? सीलिया कहलाती हैं। सीधी और सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फ्लैजिला को डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम्पल लिया है किसका? क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है। किसका लिया है? क्लेमाइडोमोनास का। और आप सबको दिख रहा है कि जो ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, भैया आपको ऐसे नहीं लग रही क्या कि कोई दो धागे लटक रहे हैं, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है? फ्लेजिला कहा जाता है। जो कि दिख भी रहा है, संख्या में कैसे होते हैं? कम होते हैं। और आकार में कैसे हैं? बड़े हैं। किससे? सीलिया से। समझ में आ रहा है ना। तो ये बस क्लेमाइडोमोनास का है ये डायग्राम। यहाँ पर आपको फ्लैजिला दिख ही रहे हैं, धागे जैसी संरचना होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? सिरों के ऊपर पाए जाते हैं, पूरे सरफेक्स एरिया पर नहीं पाए जाते। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरों पर पाए जाते हैं। किसकी बात कर रही हूँ? फ्लैजिला की बात कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्लेजिला आर लॉन्ग। फ्लेजिला कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना।
और ये जो थ्रेड लाइक अपेंडेजेज ऑन द सरफेक्स ऑफ द लिविंग सेल, यानी जो जीवित कोशिका है उसकी सरफेक्स पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सिरों पर पाई जाती है। उसको क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया भाई? सीलिया कैसे होते हैं? आकार में तो छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। नज़र आ ही रहा है, ये संख्या में ज़्यादा है, ये संख्या में क्या है? कम है। ये पूरे सरफेक्स एरिया पर पाए जाते हैं जीव के, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरों पर पाए जाते हैं। दोनों का कंपैरिजन हो गया ना? चलें आगे। अब देखो, सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक आउट ग्रोथ हैं विच अराइज फ्रॉम सरफेक्स ऑफ सेल। सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं और सेल की सरफेक्स एरिया से निकली हुई होती हैं। इनकी कोर को क्या कहा जाता है? अक्ष सूत्र कहा जाता है या एक्सोनीम कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी याद ही रखेंगे इस बात को। अब देखो, अक्ष सूत्र माइक्रोट्यूबल से निर्मित होती है जो लंबी अक्ष की कैसी होती है? समानांतर पाई जाती है। यानी जो ये अक्ष सूत्र है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है? माइक्रोट्यूबल से निर्मित होती है जो लंबी अक्ष के कैसी होती है? पैरेलल होती है। ठीक है। नोट में देखो, सीलिया व फ्लैजिला में पाए जाने वाली माइक्रोट्यूबल्स किसके लिए जिम्मेदार होती है? मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं। भाई सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूबल्स पाई जाती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं मूवमेंट के लिए क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। किसके लिए होती है? मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। और मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है? एटीपी जरूरी है। क्या जरूरी है? एटीपी जरूरी है। एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। अब थोड़ा सा आगे देखो, यूकैरियोट्स में माइक्रोट्यूबल्स की व्यवस्था सीलिया व फ्लैजिला में कितनी है? 9+2 है। भाई यूकैरियोट्स में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था सीलिया और फ्लैजिला में देखी जाए तो कितनी है? 9+2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ना? अब मुझे एक बात बताओ, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेंट्रियोल पढ़ाया था। सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूबल्स की व्यवस्था भी हमने देखी थी। अगर आपको याद हो तो उसमें जो माइक्रोट्यूबल्स की व्यवस्था थी वो 9+0 थी, क्योंकि सेंटर में कोई भी वहाँ पर माइक्रोट्यूबल्स नहीं पाई गई थी और 9 माइक्रोट्यूबल्स पाई गई थी, जो कहाँ पर पाई गई थी? परिधि के ऊपर, और वो ट्रिपलेट फैशन में पाई जाती हैं। यानी एक सूक्ष्म नलिका वहाँ पर 3 उपतंतुओं से क्या थी? मिलकर बनी हुई थी। तो ये तो सेंट्रियोल में पाई जाती है। सेंट्रियोल में अरेंजमेंट क्या होता है माइक्रोट्यूबल्स का? 9+0 होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो 9+2 है। ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला में कितनी है? 9+2 अरेंजमेंट है। अब देखो, ये जो 9 माइक्रोट्यूबल्स परिधि पर पाई जाती हैं और ये डबलेट फैशन में होती है। सेंट्रियोल में कैसी थी? ट्रिपलेट फैशन में थी। अर्थात हर एक सूक्ष्म नलिका 2 उपतंतुओं से क्या होती है? निर्मित होती है। एक उपतंतु ए है और दूसरा उपतंतु बी है। क्या बताया कि जो सीलिया और फ्लैजिला है, सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूबल्स का अगर अरेंजमेंट देखा जाए, यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना है ना, तो उसमें कितना है? 9+2 है। और ये जो 9 है वो परिधि पर पाई जाती हैं, डबलेट फैशन में होती हैं। डबलेट फैशन का मतलब समझ में आ ही गया कि एक सूक्ष्म नलिका 2 उपतंतुओं से मिलकर के क्या होती है? बनी हुई होती है। और जो 9 है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? परिधि की तरफ पाई जाती हैं। और ये जो परिधि सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो ट्यूबलिन प्रोटीन से क्या होती हैं? निर्मित होती हैं। 2 माइक्रोट्यूबल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? केंद्र में पाई जाती हैं। अरे 2 केंद्र में पाई जाती हैं तभी तो 9+2 हो गया ना। 2 केंद्र में हो गए, 9 कहाँ पर पाई जाती हैं? परिधि की तरफ पाई जाती हैं। अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूँ तो वहाँ पर सेंटर में कितनी थी? 0 थी, और 9 कहाँ पर थी? परिधि पर। इसका मतलब 9+ कैसी हो गई? 0 हो गई। ठीक है। और ये यहाँ पर कैसी होती हैं? सिंगलेट होती हैं। ये ब्रिज के द्वारा जुड़ी रहती है और इनके चारों तरफ सेंट्रल सीट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब स्ट्रक्चर देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। और भी सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हैं ये।
अब देखो सेंटर में आपको दो नज़र आ रही है ना, अरे दो इस तरीके से नज़र आ रही हैं, क्या है ये माइक्रोट्यूबल्स हैं। ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है, एक ब्रिज के द्वारा जुड़ी हुई है। और ऊपर से ये किसके द्वारा घिरी हुई होती हैं, सेंट्रल सीट के द्वारा घिरी हुई होती हैं। भाई सेंटर में दो माइक्रोट्यूबल्स पाई जाती हैं जो आपस में ब्रिज के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और ये दोनों ऊपर से सेंट्रल सीट के द्वारा क्या होती हैं, घिरी हुई रहती हैं। अब देखो ये जो सीलिया और फ्लैजिला है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। बताया था ना, सीलिया और फ्लैजिला दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। अब देखो ये आपको नज़र आ रही है ना, डबलेट फैशन में ये 9 माइक्रो ट्यूबल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, परिधि की तरफ पाई जा रही हैं। दिख ही रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और डबलेट फैशन में है, यानी ए एक उपतंतु और दूसरा कैसा है, बी उपतंतु। ठीक है, ये डबलेट फैशन हो गया ना, कहाँ पर पाया जा रहा है, सेंटर पे पाया जा रहा है। अब ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स हैं जो कि डबलेट फैशन में पाई जाती हैं, ये बात बताई थी, है ना। अब ये दोनों माइक्रोट्यूबल्स हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये इंटर डबलेट ब्रिज कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 माइक्रोट्यूबल्स हैं इनके द्वारा स्पोक निकले हुए होते हैं, ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये कितने होते हैं, 9 हैं, इनको रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। और 2 सेंटर में पाई जाती हैं ये, और 9 कहाँ पर पाई जाती हैं, परिधि की तरफ पाई जाती हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूबल्स का वो 9+2 होता है। पेरिफेरल पे 9 माइक्रोट्यूबल्स और सेंटर में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो कैसा हो गया अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला का, वो भी किस में, यूकैरियोट्स में। ठीक है, कैसा होगा, 9+2 होगा। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देख लो, वैसे तो डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर से देख लो, तसल्ली हो जाए, है ना, दिल खुश हो जाएगा। अब देखो सीलिया और फ्लैजिला, साइज की बात की जाए तो ये स्मॉल होता है, सीलिया बताया था। पैरामीशियम पर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कैसी होती हैं, संख्या में ज़्यादा होती हैं और छोटी होती हैं, और ये कैसे होती है, बड़ी होती हैं। पोजीशन की बात करें तो संपूर्ण सतह पर उपस्थित होता है, और फ्लैजिला की बात करें तो केवल सिरों पर प्रेजेंट होता है। नंबर की बात करें तो सीलिया कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और फ्लैजिला कैसे होते हैं, कम होते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट का बात की जाए तो सीलिया है वो कैसा मूवमेंट करते हैं, स्वीपिंग या फिर पेंडुलम की तरह गति करते हैं, या फिर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। देखो पेंडुलम आपको पता ही है ना, अरे भाई पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम देखा ना, उस तरीके से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। कौन, सीलिया। अगर फ्लैजिला की बात करिए तो कैसे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट गति करते हैं भैया। कौन, फ्लैजिला, या फिर एंडुलेटरी मूवमेंट भी कहा जाता है इसको। तो ये किसके बारे में था, फ्लैजिला के बारे में था। सीलिया व फ्लैजिला की उत्पत्ति आपको पता है बेसल बॉडी के द्वारा होता है, मैंने बताया था ये आपको, सेंट्रियोल लास्ट में जब पढ़ाया था ना आपको तब बताया था, लास्ट लाइन ही यही थी शायद। सीलिया व फ्लैजिला की उत्पत्ति है वो बेसल बॉडी यानी आधार कणिका के द्वारा होती है, जो तारक केंद्र के द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। ठीक, अब देखो ये जो फ्लैजिला है ये भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है विपलेस जिसको कहते हैं कि चाबुक के समान, और दूसरा टिंसेल। जो चाबुक के समान होता है ना, ये तो देखो आधार कणिका होती है, और आधार कणिका से ही सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखो ऐसे एक हेयर, ये चाबुक जैसा निकला हुआ होता है फ्लैजिला, इस पर हेयर होते हैं, वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो इसको विपलेस फ्लैजिला कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर टिन सेल है, इसमें देखो ये तो आधार कणिका है ही, क्या है, ये आधार कणिका है, और इस तरीके से इस पर निकला हुआ होता है, यहाँ पर हेयर निकले हुए होते हैं। इनके पार्श्व में रोम नुमा अतिवृद्धियाँ क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। अब देखो हाँ, यहाँ पर अपना क्या हो गया, ये सीलिया और फ्लैजिला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखो सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बताई थी, डिफरेंस बता दिया सीलिया और फ्लैजिला में। ठीक है, अब इसी के साथ में हम लगे हाथ माइक्रोबॉडीज भी पढ़ लेते हैं। माइक्रोबॉडीज के बाद में सिर्फ और सिर्फ अपना क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा,
है ना। बाकी फिर सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ में हमारा सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब देखो माइक्रोबॉडीज में आपको परऑक्सीसोम, स्पेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और लोमासोम्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो हमारा परऑक्सीसोम होगा। कौन सा होगा, परऑक्सीसोम होगा। इसकी खोज की बात की जाए तो किसने की, टॉलबर्ट ने की। इनकी खोज टॉलबर्ट ने कहाँ से की भैया, लीवर सेल में की। ये जो परऑक्सीसोम है ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतुओं में ये लीवर और किडनी सेल में पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, याद करने पड़ेंगी, ये चीज़ें याद करने वाली हैं। क्या बताया, परऑक्सीसोम के बारे में बताया कि इसकी जो खोज है वो टॉलबर्ट ने की और लीवर सेल में की। ठीक है, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतुओं में ये लीवर और किडनी सेल में पाया जाता है और ये जो परऑक्सीसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी इस पर झिल्ली नहीं पाई जाती। नंबर की बात करें तो एक कोशिका में 70 से 100 के आसपास पाए जाते हैं परऑक्सीसोम। ठीक है, साइज है इनका 0.1 माइक्रोन। आपके दिमाग में आना चाहिए कि परऑक्सीसोम को परऑक्सीसोम क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, देखो इधर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 का क्या करता है, निर्माण होता है। यही रीजन है इसको परऑक्सीसोम कहा जाता है। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 है, ये एक टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एक टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो यहाँ पर ये H2O2 है, यहाँ पर एंजाइम कैटालेज एंजाइम कार्य करेगा जिससे H2O बन जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगी, निकल जाएगी। समझ में आ रहा है, परऑक्सीसोम, इसको परऑक्सीसोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 का क्या होता है, निर्माण होता है। परऑक्सीसोम है पादपों में केवल C3 पादपों में पाया जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो ये आएंगे C3 C4, वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। परऑक्सीसोम पादपों में केवल C3 पादपों में पाए जाते हैं एवं ये प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पायरेशन से कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब देखो परऑक्सीसोम में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम की बात की जाए तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, देखो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज हो गया, ग्लाइको ऑक्सीलेट रिडक्टेज हो गया, पर ऑक्सीडेज, कैटालेज एटसेट्रा। ये सारे के एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, पर ऑक्सीसोम में पाए जाते हैं। जुगनू में मिलने वाला लूसीफ्रेज एंजाइम भी पर ऑक्सीसोम में पाया जाता है। जुगनू में लूसीफ्रेज एंजाइम पाया जाता है और यही लूसीफ्रेज एंजाइम जुगनू को क्या करवाता है, चमकवाता है। भाई जुगनू क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें लूसीफ्रेज एंजाइम पाया जाता है। इससे जुगनू कैसा होता है, चमकता है, खूबसूरत लगता है ना जुगनू चमकता हुआ। रात में आपने जुगनू देखा होगा, तो वो इसी एंजाइम की वजह से क्या करता है, चमकता है। आगे देखो दूसरा हमारा सूक्ष्म काय यानी माइक्रोबॉडीज है वो कौन सा है, स्पेरोसोम है। इसकी खोज की बात की जाए तो हैंस्टेन ने की और ये पादपों में प्रेजेंट होता है। स्पेरोसोम को लाइसोसोम भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट में ही पाया जाता है। परऑक्सीसोम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, प्लांट में ही पाया जाता है और इसको लाइसोसोम भी कहा जाता है। लाइसोसोम मैंने आपको पढ़ा दिया ना। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ऐसा कुछ मैंने बताया था। सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि जैसे ही लाइसोसोम की झिल्ली फटती है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं और सेल को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, खा जाते हैं। यही रीजन है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ऐसा ऐसा मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्योंकि इनमें मिलने वाली जो एंजाइम है वो लाइसोसोम के कैसे होते हैं, समान होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटीजेज, हाइड्रोलेजेज, एस्ट्रेज आदि। ये कैसा होता है, एक एक झिल्ली युक्त होता है। स्पोरोसोम की उत्पत्ति की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका से स्पोरोसोम की उत्पत्ति होती है। आप सबको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, मान लो केंद्रक है ना। ये क्या है रे, केंद्रक है और केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। तो इस केंद्रक झिल्ली के नज़दीक ही क्या पाई जाती है,
इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। आप सबको पता है कि जो केंद्रक झिल्ली होती है उस पर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और शेष जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसी से स्पेरोसोम की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो इसके काम, देखो यहाँ पर इसके क्या क्या काम हैं। ये वसा का क्या करता है, संश्लेषण करता है और संग्रहण करता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। ओके, तो ये काम था किसका, स्पोरोसोम का। अब देखो ग्लाइऑक्सिसोम, इसके बारे में बेवरेज ने बताया। ये भी सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। वसीय बीजो, यीस्ट और न्यूरोस्पोरा आदि में पाया जाता है। कौन, ग्लाइऑक्सिसोम। वसीय बीज जैसे कि अरंडी के बीज, पता है ना आपको, कैस्टर सीड बोला जाता है, कैस्टर ऑयल बोला जाता है। आप सबको पता है कि जो कैस्टर ऑयल होता है ना वो बहुत थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल हैं तो आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। ये कमाल का है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में इसको इस्तेमाल करना होता है। अगर सुबह इस्तेमाल करते हो तो स्किन को डार्क करता है, लेकिन जब आप सोते हो तब इसको इस्तेमाल करते हो तो स्किन को एक लाइट टोन प्रोवाइड करवाता है। कौन, ये कैस्टर सीड की बात कर रही हूँ, अरंडी के बीजों का जो तेल होता है ना उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इस्तेमाल कर लेना आप चाहो तो। इन्हें हाईली स्पेशलाइज्ड पर ऑक्सीसोम कहते हैं। ओके, ये अति विशिष्ट पेरोक्सिसोम, इनमें कई सारे एंजाइम होते हैं। एंजाइम की बात की जाए तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे मैलिट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट सिंथेटेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ये सारे के सारे एंजाइम यहाँ पर इनमें पाए जाते हैं। ये भी एकक झिल्ली युक्त होता है, और ग्लाइऑक्सिसोम में ग्लायोऑक्जिलेट चक्कर चलता है। कौन सा चक्कर चलता है, ग्लायोऑक्जिलेट चक्कर चलता है। ये जो ग्लायोऑक्जिलेट चक्कर है ये क्या काम करता है, ये फैट यानी वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो पूछिए ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, तो आप ये बोलो कि ग्लायोऑक्जिलेट चक्कर के दौरान फैट को किस में बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में अपना ये ग्लाइऑक्सिसोम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब अगला देखो, लोमासोम्स। ये लोमासोम्स है, ये भी कहाँ पर पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। और आप सबको पता है कि सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। एनिमल में तो सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, पता है ना। अगर कार्य की बात करें तो इनका जो मुख्य कार्य है वो सेल वॉल मटेरियल का क्या होता है, निर्माण करना होता है। सेल वॉल मटेरियल का निर्माण करना होता है। अब देखो ये क्या है, सेल है, और आप सबको पता है कि ये बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अंदर की तरफ ये जो है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है यही क्या कहलाती है, लोमासोम्स कहलाती है। ये क्या काम करता है, लोमासोम्स, ये सेल वॉल मटेरियल का निर्माण करता है। ठीक है, इसी के साथ में माइक्रो बॉडीज भी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचता है, एक न्यूक्लियस बचता है। इसके बाद में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या कुछ बताया, आज एक नज़र डालते हैं एक बार फिर से। सीलिया और फ्लेजिला के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर बता दी, सीलिया और फ्लेजिला का जो डिफरेंस था वो बता दिया, और इनका हाँ ये डिफरेंस ही था जो हमने डिस्कस कर लिया। माइक्रोबॉडीज की बात की जाए तो परऑक्सीसोम, स्पेरोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम, लोमासोम्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। लास्ट में जो हमारा बचता है वो सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियस बचता है। जो अगली क्लास अपनी होगी वो न्यूक्लियस बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।